हाय बच्चों। आज हम गद्य आकलन यानी प्रश्न निर्मिति ये सीखेंगे। हमें अपने एग्ज़ाम में गद्य आकलन में कोई गद्य दिया जाता है, कोई गद्यांश यानी परिच्छेद दिया जाता है और उस परिच्छेद पे आपको 4 प्रश्न तैयार करने होते हैं। तो इसी पे आज हम ये सेशन लेंगे। गद्य आकलन। दिए गए परिच्छेद को पढ़कर उसी के आधार पर प्रश्नों की निर्मिति करनी है। जैसे हमने पहले ही कहा था कि हमें एक गद्यांश या परिच्छेद दिया जाता है और उस गद्यांश को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़कर समझकर आपको उस पे प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्नों की निर्मिति करनी होती है। प्रश्न तैयार करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे प्रश्न निर्मिति प्रश्न के प्रारूप में हो। आप गद्यांश को रीड करके जो भी प्रश्न निर्माण करोगे तो उस प्रश्न का जो स्वरूप है वो प्रश्न जैसा ही हो। प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में हो। आप जो प्रश्न तैयार करोगे उस प्रश्न का उत्तर हमें उस गद्यांश से ही मिलना चाहिए, यानी जो गद्यांश में उत्तर मिलेगा वैसे ही प्रश्न आपको निर्माण करना है। रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। हम जो भी प्रश्न तैयार करने वाले हैं उस प्रश्न के बाद आपको प्रश्न चिन्ह लगाना है। प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर होनी चाहिए। हम जो भी प्रश्न तैयार करेंगे वो प्रश्न पूरे गद्यांश में हो। सारे गद्यांश में एक एक ऐसे हमें 4 प्रश्न बनाने हैं। आप शुरुआत के आधे में ही 4 प्रश्न बनाओगे, आधा गद्यांश छोड़ दोगे, ऐसा आपको नहीं करना है। शुरुआत से अंत तक सारे गद्यांश पर हमें प्रश्न निर्माण करना है, वो भी सिर्फ 4। तो आपको ध्यान रखना है कि अंत तक गद्यांश में प्रश्न निर्माण होने चाहिए। प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ प्रश्न का निर्माण करना है, उस प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने हैं। गद्यांश जिस काल में लिखा है प्रश्न निर्मिति भी उसी काल में करनी है। आपको अगर गद्यांश भूतकाल में लिखा गया है तो आपको प्रश्नों का निर्माण भी भूतकाल में ही करना है। अगर आपका गद्यांश जो भविष्य में है या वर्तमान में है तो उसी तरह से आपको आपकी प्रश्नों का निर्माण भी करना होगा। अभी जब आप प्रश्नों का निर्माण करोगे तो आपको प्रश्न बनाने के लिए ये शब्द उपयोग में आ सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी कालावधि से लेकर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है, यानी आपका जो उत्तर है वो कालावधि में अगर होगा तो आप उसके लिए शब्द उपयोग में लाओगे कब तब, यानी अगर आप ऐसा शब्द प्रश्न निर्मिति करोगे कि आप कब तक घर लौटोगे,
तो इसका जवाब आपको कालावधि में मिलेगा, है ना। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, इस तरह से अगर आपका उत्तर कालावधि में हो तो आप जब प्रश्न बनाते वक्त कब तक, इस तरह से शब्द उपयोग करोगे। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्नों का निर्माण कर रहे हो, आपका उत्तर किसी व्यक्ति के नाम से होगा, तो इसलिए आप कौन ये शब्द उपयोग करोगे। जैसे वहाँ कौन खड़ा है ना, वो उत्तर आपका किसी व्यक्ति के नाम पे होगा। आगे क्या, अगर आपका उत्तर जानकारी में होगा तो आप लिखोगे क्या, यानी आपको क्या यह शब्द उपयोग कर प्रश्नों का निर्माण करना है। समय और काल के बारे में अगर आपको प्रश्न निर्माण करना है तो आप शब्द यूज करोगे कब। आप कब यह शब्द उपयोग कर प्रश्नों का निर्माण करना है। अगर जगह और स्थान यह आपका उत्तर होगा तो आपको शब्द प्रयोग करना है कहाँ। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, है ना, यहाँ पे आपका जवाब होगा स्थान में, जिस स्थान पर आप जा रहे हो वो आपका जवाब होगा। अगर उद्देश्य संबंधित कोई आप प्रश्न बना रहे हो तो आपका शब्द प्रयोग होगा क्यों। जैसे आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, है ना, आपका कोई उद्देश्य है। इस तरह से आपको शब्द प्रयोग करने हैं। स्वरूप या पद्धति में अगर कोई आपको प्रश्न निर्माण करने हैं तो कैसे, आप कैसे स्कूल पहुंचोगे, है ना। ये पद्धति, कौन सी पद्धति यूज करोगे, आप बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, है ना, इस तरह से। जैसे आप कैसे स्कूल पहुंचोगे। आगे चुनाव, आपको दो वस्तु या दो चीज़ों में चुनाव करना है तो आप शब्द यूज करोगे कौन सा। आपको कौन सा फल अधिक पसंद आता है, कौन सा, यहाँ पे आपको चुनाव करना है। बहुत सारे फलों में से कोई एक फल जो आपको अधिक पसंद है उसको आपको चुनना है, इसीलिए हमने शब्द प्रयोग किया कौन सा। किसी व्यक्ति संबंधित अगर प्रश्न निर्माण करना है तो हम शब्द प्रयोग करेंगे किसका, है ना। ये पेन किसका है, ये पेन किसका है। इस प्रश्न में जो व्यक्ति संबंध है, यानी ये पेन किसी का है, इसीलिए हमने शब्द प्रयोग किया किसका। आगे अगर किसी संख्या से संबंधित आपका जवाब हो तो आपको प्रश्न निर्मित के समय शब्द प्रयोग करना है कितना। आपके पास कितने किताबें हैं, आपके पास कितनी किताबें हैं, है ना, यह आपकी संख्या है तो आपका जवाब 3, 4, इस तरह से संख्या में आपका जवाब है, इसलिए हमने शब्द प्रयोग किया कितना। अगर परिणाम
आपका जवाब परिणाम में हो तो आप शब्द प्रयोग करोगे किस मात्रा में। प्रश्न निर्मिति के वक्त किस मात्रा में, इस तरह का शब्द प्रयोग कर आप प्रश्न निर्मिति कर सकते हो। अगर जवाब अंतर में हो तो आप सवाल पूछते वक्त कहाँ तक यह शब्द प्रयोग कर प्रश्न निर्मिति कर सकते हो। कालावधि, कितने काल तक। हम कालावधि के लिए दो तरह के शब्द प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ से कब तक और कितने काल तक। यहाँ कितने काल तक ये आपके लंबा समय दर्शाएगा और कब तक यानी आपका कोई भी कालावधि दर्शाने के लिए आप ये शब्द प्रयोग कर सकते हो। इस तरह से विभिन्न शब्दों का उपयोग कर आपको प्रश्न निर्मिति करनी होती है। अभी कुछ गद्यांश लेकर हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे। आपका प्रश्न इस तरह से होगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्न निर्मिति कीजिए। आपको एक गद्यांश दिया है, उसको आपको पढ़कर समझना है। गद्यांश। राजा जनक अपने उपवन में टहल रहे थे। उनके मन में अनेक चिंताएं थी, अनेक प्रश्न उन्हें घेरे हुए थे, जिनका कोई स्पष्ट उत्तर खोजने में ऐसे निमग्न थे कि उनका जरा भी ध्यान उपवन की शोभा की ओर नहीं था। संध्या होने लगी थी। पक्षी दिन भर के श्रम से थके अपने बसेरों को लौट रहे थे। कुछ पक्षी पेड़ों की डालियों पर बैठे पंख पसार कर अपनी थकान उतार रहे थे। उनके चहचहाने से पूरा उपवन गूंज रहा था। राजा जनक के कानों तक कोई आवाज पहुंच नहीं रही थी। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। राजा जनक अचानक सतेज हुए। ओ, आज कितना अंधकार है। यहाँ तक आपका गद्यांश है। अभी गद्यांश आपको वर्तमान, ये सारा गद्यांश आपको भूतकाल में दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रश्न निर्मिति भी भूतकाल में ही होनी चाहिए। हम ये गद्यांश को लेके कुछ प्रश्न निर्माण करेंगे। राजा जनक कहाँ टहल रहे थे, ये हमने अपना प्रथम प्रश्न निर्माण किया। हमारे गद्यांश का प्रथम लाइन ही है कि राजा जनक उपवन में टहल रहे थे। जो हमने प्रश्न बनाया उस प्रश्न का उत्तर हमारे गद्यांश में है कि राजा जनक कहाँ टहल रहे थे, और प्रश्नों का हमने भूतकाल में ही प्रश्न निर्माण किया है, जैसे हमारा गद्यांश भूतकाल में था। दूसरा प्रश्न, राजा का ध्यान उपवन की शोभा पर क्यों नहीं था। राजा का ध्यान उपवन की शोभा पर क्यों नहीं था। ये प्रश्नों का भी उत्तर हमारे गद्यांश में है ना। यह जिनका
वो किसी प्रश्न में उलझे थे, निमग्न थे, है ना। इसलिए उनका ध्यान उपवन की शोभा में नहीं था। हमें ये तय भी करना है कि हमने जो प्रश्न बनाया है उस प्रश्न का उत्तर अपने गद्यांश में है। आगे का प्रश्न, पक्षी अपनी थकान कैसे उतार रहे थे, है ना। आगे यहाँ पे वर्णन है कि कुछ पक्षी पेड़ों की डालियों पर बैठे पंख पसार कर अपनी थकान उतार रहे थे। तो हमने प्रश्न बनाया, पक्षी अपनी थकान कैसे उतार रहे थे। चौथा प्रश्न, किसके चहचहाने से उपवन गूंज रहा था। आगे ही है कि उन पक्षियों के ही चहचहाने से उपवन गूंज रहा था, है ना। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे गद्यांश में है। इस तरह से हम विभिन्न तरह के शब्दों का उपयोग कर प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। और हमारा और भी एक जो हर किसी गद्यांश में उपयोग में आ सकता है ऐसा प्रश्न है कि इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। ये प्रश्न आपको किसी भी तरह के गद्यांश के लिए उपयोग में आ सकता है ना। ये हो गया भूतकाल का गद्यांश। तो अभी हम आगे देखते हैं एक वर्तमान काल के गद्यांश को लेकर प्रश्न निर्मिति। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। गद्यांश, विश्व का वर्तमान उन्नत रूप मानव श्रम की ही कहानी कह रहा है। गगनचुंबी इमारतें, लंबी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े विशाल नगर, आकाश में उड़ते वायुयान तथा मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने में योगदान करने वाले ज्ञान विज्ञान की अनंत रूप, यह सभी मनुष्य के श्रम का जयघोष करते हैं। स्पष्ट है कि मनुष्य और उसका शरीर विधाता की अनुपम रचना है जो निश्चय ही महान उद्देश्य की संपूर्ति के लिए दिया गया है। इस दुर्लभ धन को यदि हम आलस्य, प्रमाद अथवा घटिया कामों में गवा देते हैं तो उस विधाता के प्रति अन्याय करते हैं। ये अपना वर्तमान काल में लिखा गया गद्यांश है। तो ये गद्यांश में जब हम प्रश्न निर्मिति करेंगे तो हमारे प्रश्नों का निर्माण भी वर्तमान काल में ही होना चाहिए। आए तो हम अभी प्रश्न निर्माण करते हैं। ये अपने प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न, विश्व का वर्तमान उन्नत रूप क्या कह रहा है। दूसरा, मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने में किसका योगदान है। जैसे हमने प्रथम प्रश्न है कि विश्व का वर्तमान उन्नत रूप क्या कह रहा है। ये अपना जवाब यहाँ पे है कि विश्व का वर्तमान उन्नत रूप मानव श्रम की कहानी कह रहा है ना। और दूसरा प्रश्न है कि मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने में किसका योगदान है। थर्ड, मनुष्य श्रम का जय घोष कौन करता है। थर्ड,
और सेकेंड का जवाब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड और थर्ड का आंसर हमें मिल जाता है। तो ये भी हमारे क्वेश्चन सही है। प्रश्नों का निर्माण भी हमने वर्तमान काल में ही किया है। आगे, विधाता की अनुपम रचना कौन सी है? ये जो प्रश्न है इसका उत्तर भी यही है कि मनुष्य और उसका शरीर विधाता की अनुपम रचना है। यानी अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सही है। लास्ट जो हमने पहले बताया कि यह प्रश्न किसी भी तरह के गद्यांश में उपयोग में आ सकता है कि उपरोक्त गद्यांश को उचित शीर्षक लिखो। हमें यह कॉमन प्रश्न है। अगर हमने यह क्वेश्चन लिखा तो आगे के 3 ही क्वेश्चन हमें अपने गद्यांश पे बनाने होंगे। इस तरह से आपका ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और गद्यांश आकलन तथा प्रश्न निर्मिति समझ में आई होगी। इस आशा के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।